हर माता पिता का सपना होता है कि उनका बच्चा पढ़े लिखे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, और इसके लिए माता पिता और बच्चे काफ़ी प्रयास करते हैं। लेकिन इन प्रयासों में कोई कमी न रहे, इसके लिए माता पिता काफ़ी संघर्ष करते हुए अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ने के लिए भेजते हैं। और आज हम एक ऐसी ही बेटी की कहानी सुनाएंगे जो पढ़ने के लिए विदेश में गई, और विदेश में जाने के बाद घमासान युद्ध के बीच में, बम धमाकों के बीच में, आपाधापी के बीच में उन्होंने अपना अध्ययन कार्य किया और चिकित्सक बनी। भारत में आकर उन्होंने अपनी एक और चिकित्सकीय एग्ज़ाम दी और भारत में वैद्य डॉक्टर के रूप में अब वह चुन ली गई है, और आगामी दिनों में वह अपनी प्रैक्टिस भी जल्दी ही शुरू करने वाली है। पूरी कहानी हम विस्तार से बताएंगे, पूरा विवरण बताएंगे, पर आपसे एक गुजारिश है कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि झाबुआ हिट लगातार आपके पास खबरों की अपडेट लेकर आ रहा है। हमारे साथ इस समय मौजूद है ऋचा धानक थानला की एक बेटी, जो हाल ही में चिकित्सक बनकर आई है और यूक्रेन से इन्होंने अपनी पढ़ाई करी है। यूक्रेन से पढ़ाई करने के बाद एफएमजी की जो एग्ज़ाम होती है इंडिया में, वो उन्होंने क्रैक की है। और इस एग्ज़ाम को बताते हैं कि एक बार में कम लोग ही क्रैक कर पाते हैं, और जो मध्य प्रदेश की जो संख्या है उसमें बहुत ही कम संख्या में इन्होंने उस एग्ज़ाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करा है। ऋचा जी धानक से हम बात करेंगे और उनका क्या संघर्ष रहा, यूक्रेन में उनकी क्या स्थिति रही, और सारी बातें आज हम जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है झाबुआ हिट पर ऋचा जी आपका। थैंक यू। क्या आपका एडमिशन कब रहा आपका यहाँ पर यूक्रेन में? मेरी जब 12th क्लियर हो गई थी उसके बाद मैंने नीट यूजी एग्ज़ाम दी थी। उसके बाद उसमें सिलेक्शन होने के बाद मैंने यूक्रेन वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, क्योंकि मुझे वहाँ पर एमबीबीएस करनी थी। तो मैं 2017 में मेरा एडमिशन हो गया था यूक्रेन में। यूक्रेन जाने के बाद पूरा 6 साल का कोर्स होता है वहाँ पर। तो इन 6 साल के कोर्स के दौरान मतलब ऐसा कोरोना जैसे वेव आ गई। मैं जब 3rd ईयर में थी तब हमें कोरोना वेव आ गई। उसके बाद इन सब परेशानियों से होकर फिर 6th ईयर जब मेरा आया तब युद्ध जैसी कंडीशंस वहाँ पर हमें सामना करना पड़ा। वहाँ पर जैसे हमारी पढ़ाई पर भी इसका थोड़ा इफ़ेक्ट पड़ा। और इसके बाद भारत सरकार की तरफ से भी जैसे वहाँ पर युद्ध हुआ था तो उन्होंने हमारे लिए बहुत सारी सुविधाएं दी। जैसे ये कौन से सन की बात है जो आप बता रहे हैं? ये युद्ध वाली 2022 युद्ध के बाद जैसे हम वापस इंडिया पर आ गए थे, सारे बच्चे इंडिया पर आ गए थे। उस दौरान हमारी क्लासेस भी ऑनलाइन सारी हो चुकी थी। क्लासेस ऑनलाइन होने के बाद जब हमारा युद्ध थोड़ा शांत हुआ, उसके बाद फिर हम जैसे तैसे करके दूसरी कंट्री से मोल्दोवा होकर हम यूक्रेन गए। तो ये इस दरमियान आप बता रहे थे बीच में कहीं बात हुई थी अपनी पैदल चलने की? वहाँ पर युद्ध में पूरा यूक्रेन ही अफेक्ट हुआ था जी। तो हमें जैसे कि वहाँ पर पूरा एयरवे वगैरह सारा बंद हो गया था। एयरवे सुविधा सारी बंद हो गई थी। तो हमें यहाँ से दूसरी कंट्री में जाना था। 4 कंट्रीज दी थी हमें, हंगरी, मोल्दोवा, स्लोवाकिया और एक और पोलैंड थी जी। तो हम लोगों को यूक्रेन से दूसरी कंट्री जाना था। तो उस बीच में भी हमें बहुत सारा सामना करना पड़ा कठिनाइयों का, क्योंकि वहाँ पर सारी बॉम्बिंग हो रही थी। उस दौरान तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, जो 7 दिन हम बंकर में थे तब हमें कुछ पता नहीं था कि भारत सरकार हमें सुविधाएं देगी भी या नहीं। फिर बाद में जब मोदी जी ने बोला कि हम यहाँ से भी आपको सारे प्लेन वगैरह भेजेंगे, तो उसके बाद हमने सोचा, हमने यहाँ से दूसरी कंट्री में जाने का विचार किया। उसके बाद हम वहाँ पर गए और वहाँ पर सारा उन्होंने पहले से ही कर रखा था पूरा। मतलब ये जो भारत सरकार की तरफ से पूरी व्यवस्था कर रखी थी, आप जो स्टूडेंट लोग हैं उनके लिए, कितने ऐसे स्टूडेंट थे आपके साथ में? मेरे साथ पूरे 30,000 थे। अच्छा, पूरे भारत के ही थे? पूरे भारत के 30,000 थे। अपने मध्य प्रदेश के और झाबुआ जिले के और स्पेशल थानला के कितने स्टूडेंट थे? हमारे मध्य प्रदेश के भी लगभग हो गए 5,000 तक सारे स्टूडेंट्स थे। तो वैसे ही भारत सरकार ने सुविधाएं पूरी कर रखी थी, तो हमें उतनी कुछ परेशानी नहीं हुई। उसके बाद यहाँ पर आप भारत में आए, कैसा लगा आपको जब अधूरी पढ़ाई छोड़ के जब आप भारत आए? कुछ चिंता थी मन में कि मन में तो बहुत सारी चिंताएं थी और बहुत सारा स्ट्रेस वगैरह, उस चीज़ों से गुजरना और ये सब, उस चीज़ों की वजह से हमारी क्लासेस भी ऑनलाइन हो चुकी थी। हमें पता नहीं था कि हम अपनी पढ़ाई वापस पूरी कर पाएंगे भी या नहीं। तो उस वजह से फिर जैसे जैसे हमने ट्विटर पर भी प्रोग्राम चलाया था कि हमें वापस यूक्रेन जाने दिया जाए।
फिर उसके बाद 1 साल हो गया था, मतलब 1 साल 8 महीने बाद मैं वापस यूक्रेन गई। अच्छा, तो वहाँ पर जब तक थोड़ा बहुत शांत हुआ था, हम दूसरी कंट्री से बॉर्डर पार करके गए थे। मैं मोल्दोवा से होकर गई थी। अच्छा, तो ऐसे करके हम वो कंट्री से होकर यूक्रेन गए। यूक्रेन में भी हमें खार्किव नहीं मिला था। अच्छा। दूसरी जगह हमारी ये यूनिवर्सिटी को शिफ्ट कर दिया था। वहाँ पर रह के हमने अपनी पढ़ाई पूरी की। कैसा नेचर रहा उस दरमियान जब आप वापस, जब युद्ध चल रहा था और उस दरमियान आप वापस यूक्रेन गए? उन लोगों का कोऑपरेटिव नेचर था भारत के प्रति? कोऑपरेटिव थे वो लोग, क्योंकि पहले ही युद्ध के दौरान वो लोग इतने डरे हुए सहमे से थे, तो वहाँ पर जाके उन लोगों ने बहुत हेल्प की हमारी। युद्ध के दौरान वहाँ पर युद्ध चल ही रहा था, तब भी हमें जाना पड़ा 6th ईयर वाले बच्चों को। उसके बाद एक भारत की जो एग्जाम होती है FMG, ये फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स जो फॉरेन से इंडिया आते हैं बच्चों के लिए, या इंडिया में लाइसेंस के लिए ये एग्जाम होती है, इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए वाली एग्जाम होती है। तो इस एग्जाम में अभी वाले एग्जाम में पूरे टोटल 40,000 बच्चे बैठे थे, उनमें से सिर्फ 7,000 पास हो। FMG एग्जाम क्लियर हो चुका है, तो उसके बाद मैं अपनी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करूंगी। उसके बाद वो हमें पोस्टिंग के लिए कहीं पर भी इंडिया में दे सकते हैं। जैसे मैं MP की हूँ, तो MP के स्टेट में हमें कोई सी भी जगह पर दे सकते हैं। हमारे साथ इस समय मौजूद है ऋचा जी धानक के पेरेंट्स अनिल जी धानक और उनकी ऋचा धानक की माता जी, और उनसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से एक संघर्षमय जीवन रहा है इनका, और कैसे उन्होंने ऋचा जी को बाहर अध्ययन के लिए भेजा, किस प्रकार की तैयारियां करी थी। किसी के माध्यम से दिल्ली को एग्जाम दिलवाई इसकी, और वहाँ से ये क्लियर हो गई, और फिर वहाँ से यूक्रेन एग्जाम के लिए क्लियर हाँ, यूक्रेन के लिए क्लियर हो गई, और 2017 नवंबर में ये इसको हमने यूक्रेन भेजा। और इस वापस जो शुरू का खर्चा होता है लगभग, वो हमने मतलब ये पर्सनल लोन के हिसाब से 8 या 9 लाख के आसपास का खर्चा हुआ शुरू में। उसके बाद सेकंड बार में एजुकेशन लोन लिया, तो उसमें मुझे सर इतनी परेशानी हुई कि मैं रोने जैसा हो गया। अच्छा। क्योंकि मतलब एक मध्यम परिवार को लोन बिल्कुल बहुत मुश्किल से मिलता है। तो मैं झाबा थानला सब दौड़ के, लेकिन हिम्मत नहीं हारा मैंने कि मैं कैसे भी करके मेरी लड़की को, जब मैंने बीड़ा हाथ में उठा लिया है, तो मैं उसको पूरा करूँगा। युद्ध की एक स्थिति बनी थी जब पहला फोन कॉल आया होगा आपके पास में कि वहाँ पर एक युद्ध हो गया, या आपने टीवी पे समाचार देखा होगा कि यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, तो कैसा आपको लगा उस दरमियान? सर उस समय तो मैं घबरा गया था। मेरे को ये इसका सुबह 4 बजे फोन आ गया। अच्छा। अब वो उस समय क्या, एक मिसाइल गिरी होगी वहाँ पर खार्किव में, और तो घबरा के सुबह माई फ़ोन करी, तो मैंने क्या, क्यों बेटा क्या हुआ? पापा यहाँ तो एक मिसाइल गिरी, और दूसरी बार फिर दूसरे दिन मैंने इसको बोला कि बेटा एक काम करने, क्या स्थिति वाकई? तो पापा ये है, हो सकता है कि हमको वापस इंडिया आना पड़ सकता है। तो उसी बीच मैंने क्या, तू तुरंत एक काम कर, आज न आज जो भी पैसे तेरे पास है या फिर मैं भेज देता हूँ। तो मैंने उसी दिन 25,000 अच्छा भिजवाए। अच्छा। और लेकिन बड़ी किस्मत से कि उसी दिन इसने ATM से वहाँ से निकाल लिया। हाँ, और निकाल के रख लिया। और उसके बाद वहाँ पर वो लग गया फटकाल, मतलब बाहर आने दिन, तो 5 दिन तक के बंकर में रही। अच्छा। तो उस बीच इनको क्या पता 10 या 15 मिनट कुछ ऐसा बाहर रहता है, उस समय बात होती थी, लेकिन 5 दिन तक इसने शायद पानी वगैरह भी बड़ी दिक्कत आई इनको। तो वो स्थिति में मैं 5 दिन तक बिल्कुल मायूस था सर। अच्छा। कि कैसे क्या होगा, ये कैसे आएगी। उस दरमियान फिर हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी, उनको हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ऐसी योजना बनाई कि जो भी इंडिया के स्टूडेंट हैं उनको वहाँ पर बाकायदा सुरक्षित इंडिया पहुँचाया। तो उसके लिए